gov.in में। इस पोर्टल में आपको स्टार्टअप इंडिया स्कीम की सारी बेनिफिट्स और स्कीम के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। अगर आप अबाउट में जाएंगे तो इसमें जो FAQs है, जो आपके क्वेरीज हैं, उसके जवाब भी आप प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया स्कीम जब लॉन्च हुई थी तो उसका एक्शन प्लान क्या था, उसका एक PDF है जिसको आप गो थ्रू कर सकते हैं और समझ सकते हैं। और कॉन्टैक्ट अस में जाके आप इसके कॉन्टैक्टेबल नंबर्स भी प्राप्त कर सकते हैं। आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हैं वो इसका टोल फ्री नंबर है 1800-115-565। स्कीम्स और पॉलिसी पे जाके आप डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम्स भी जान सकते हैं। स्टार्टअप इंडिया गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लाई गई स्कीम है जिसे स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज में फॉर्म किया है। जो इसकी पॉलिसीज हैं वो हर स्टेट की दूसरे स्टेट से डिफर हैं और हर स्टेट ने स्टार्टअप की पॉलिसीज को अपने स्टेट के बेनिफिट के लिए डिफाइन किया है। ये इसका पोर्टल है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें जितने लोग भी रजिस्टर्ड हैं अभी तक इस पोर्टल में, यूजर्स, उनकी संख्या और DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप्स की भी संख्या आ रही है। DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप्स वो स्टार्टअप्स होते हैं जब आप एज एन स्टार्टअप, आपका जो एंटिटी है, आपका वेंचर है, रजिस्टर हो जाता है, उसके बाद आप DPIIT रिकग्नाइज स्टार्टअप के लिए जा सकते हैं जिसमें कि आपको टैक्स बेनिफिट होगा। तो फर्स्ट जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन होता है, जिसका सर्टिफिकेट प्राप्त करने के बाद आप जो टैक्स एग्जम्पशन स्टार्टअप स्कीम के अंतर्गत दिया गया है उसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं और उसे DPIIT डिपार्टमेंट द्वारा रिकग्नाइज कर लेते हैं। स्टार्टअप स्कीम्स के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो कि आपको इसकी वेबसाइट पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे सेल्फ सर्टिफिकेशन, बहुत सारे जो लॉज हैं उसके जो इन्वायरमेंटल और लेबर लॉज है उनके अंतर्गत आप खुद भी सेल्फ सर्टिफाई करके डॉक्यूमेंटेशन सबमिट कर सकते हैं। IPR और पेटेंट का फास्ट ट्रैक इसमें एक प्रोविजन है और आप पेटेंट फाइलिंग में 80% अप टू 80% रिपेड भी पा सकते हैं। इनकम टैक्स एग्जेम्पशन है आपका 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक, जिसे आप DPIIT रजिस्टर्ड करके प्राप्त कर सकते हैं। इजियर पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स हैं, जो गवर्नमेंट टेंडर्स होते हैं वहां पर स्टार्टअप को स्पेशल रिकॉग्निशन दी गई है, उनके लिए स्पेशल कैटेगरी दी गई है और बहुत सी जगह EMD में भी रिलैक्सेशन दिए गए हैं। और जो एक्सपीरियंस उसमें मांगा जाता है कोई भी पब्लिक टेंडर पे, उसमें भी एग्जम्पशंस दिए जाते हैं। इसको इजिली आप वाइंड अप कर सकते हैं। इसमें जो प्रोविजन है वो 90 डेज के अंतर्गत आप इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी जो कोड 2016 है उसके अंतर्गत जल्दी से वाइंड अप भी कर सकते हैं। इससे जुड़ी जितनी भी लेटेस्ट न्यूज हैं वो इस पोर्टल पे उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं। जो FAQs की मैं बात कर रही थी, जब भी आप स्टार्टअप पे रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हो तो FAQs को जरूर पढ़ें और समझें। ये स्कीम डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड द्वारा मैनेज की जाती है। अगर आप स्टार्टअप में रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज मीट आउट करने होंगे। तो पहले समझ लेते हैं कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के लिए आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या हैं। सबसे पहले आपका बिजनेस या तो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या एक पार्टनरशिप फर्म या एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के रूप में रजिस्टर्ड होना चाहिए। आपका बिजनेस कुछ नई सोच, डेवलपमेंट या टेक्नोलॉजी बेस्ड होना चाहिए या किसी सर्विस, एक्टिविटीज और प्रोडक्शन के इम्प्रूवमेंट के डायरेक्शन में होना चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और वेल्थ क्रिएशन भी हो।
जिनका बिजनेस ऑलरेडी चल रहा है वो भी स्टार्टअप पे रिकॉग्नाइज किए जा सकते हैं अगर उनका जो बिजनेस रजिस्ट्रेशन है वो 7 साल से अधिक ना हो और बायोटेक्नोलॉजी के केस में 10 साल से अधिक ना हो और उनके बिजनेस का टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं होना चाहिए किसी भी वर्ष में। अब बात करते हैं स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की। यह योजना में आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने के लिए इस स्टार्टअप इंडिया स्कीम की टर्म्स और कंडीशन को फुलफिल होना मैंडेटरी है। पहले आप टर्म्स एंड कंडीशन और FAQs पढ़ लीजिए और उसके बाद आप आसानी से ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक निःशुल्क फैसिलिटी है, इसके कोई चार्जेस नहीं होते हैं। आप खुद भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्टअप के अंतर्गत अगर वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट आउट कर रही है आप रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप राइट हैंड साइड में दिए गए इस टैब पे जाएंगे और अपने आप को रजिस्टर करेंगे। अपना नाम, ईमेल आईडी, ये सारी इंफॉर्मेशन सही डालिएगा क्योंकि इसी से आपका लॉगिन क्रिएट होगा और आने वाली जो एप्लीकेशन है आप फिल कर पाएंगे। अपना पासवर्ड आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। इससे जुड़े हुए क्वेश्चन को जान ले कि पासवर्ड में 8 से 15 कैरेक्टर्स होने चाहिए, एक लोअर केस, एक अपर केस, एक न्यूमेरिक और एक स्पेशल कैरेक्टर। कंफर्म करें पासवर्ड। आपकी ईमेल आईडी पर एक OTP गया होगा, उसे यहाँ पर आपको सबमिट करना होगा। आपके अकाउंट को वेरीफाई करने के लिए, इसीलिए आप ईमेल आईडी सही से फिल करना बहुत ही आवश्यक है। अब आप रजिस्टर हो चुके हैं, आप चाहें तो अब यहीं से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जैसे कि आप देख रहे हैं, आपको अपना डैशबोर्ड इस तरीके से दिखाई देगा। आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप किस कैटेगरी में हैं, जैसे कि इंडिविजुअल। अगर आप केवल थिंग्स एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं इस पोर्टल पे तो आप इससे लॉगिन कर सकते हैं। आप अगर ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपने अपना बिजनेस एस्टैब्लिश कर लिया है और आप स्टार्टअप पे जाना चाहते हैं तो आप इससे जा सकते हैं। अगर आप इंक्यूबेटर हैं, यानी कि आप अगर किसी स्टार्टअप के इंक्यूबेटर्स हैं, गवर्नमेंट ने कुछ इंस्टीट्यूशंस को, प्राइवेट और पब्लिक को एज एन इंक्यूबेटर रिकॉग्नाइज किया है, उसकी लिस्ट भी आप पोर्टल में फाइंड आउट कर सकते हैं तो उसके थ्रू। अगर इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर,
गवर्नमेंट बॉडी, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एसिलेटर, मेंटर या कॉर्पोरेट। ये पूरा पोर्टल मैंने स्टार्टअप की कैटेगरी में क्लिक किया है। अब मैं अगले स्टेप की ओर जाऊंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से कुछ आप किस स्टेज में, आइडिएशन की, वैलिडेशन की, अर्ली ट्रैक्शन की या स्केलिंग की, यानी कि अभी आपके पास आइडिया है, आपका स्टैब्लिश नहीं हुआ है, आइडिया है, वो कॉन्सेप्ट में नहीं आया है, वो प्रोडक्ट के रूप में नहीं आया है, वैलिडेशन की स्टेज में है कि आपका एक मिनिमम वाइबल एक प्रोडक्ट आपने बना दिया है, उस स्टेज में है। आप अर्ली ट्रैक्शन की स्टेट में है कि आपके कस्टमर्स आ चुके हैं, आपने रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट कर दिया है। स्केलिंग यानी कि सस्टेनेबल प्रॉफिट आप जनरेट कर रहे हैं और आप बढ़ाने की स्टेज पे है। यहाँ पर आप अपनी एंटिटी और कंपनी का लोगो इस पे लगा सकते हैं। आप फंडेड हैं कि बूट स्ट्रैप हैं, इसको मेंशन करना है, और थोड़ा सा ब्रीफ। ये फॉर्म बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ब्रीफ लिख सकते हैं, जो कि पब्लिकली आपके पेज पे डिस्प्ले होगी। फाइव 50 to 5000 कैरेक्टर्स। अगर आप कोई भी स्टेप यहाँ पर छोड़ेंगे तो आपको इस तरीके का रेड कलर का फिल होके आ जाएगा सेंटेंस, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपने कहाँ गलती करी है। अब यहाँ आपको अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होगी। वेबसाइट, सिटी। स्टार्टअप में टेक्नोलॉजी का बहुत यूज है, तो वेबसाइट कोशिश करिएगा जब भी आप बिजनेस रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप में कराने जा रहे हो तो वेबसाइट जरूर बनी हो, और मोबाइल ऐप अगर कोई आपकी है तो उसका लिंक भी आप शेयर कर सकते हैं। इंडस्ट्री की डिटेल, किससे रिलेटेड है, मार्केटिंग, बहुत सारी फील्ड्स हैं, एनिमेशन, ऑटोमोटिव, कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, एजुकेशन, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। अपनी हिसाब से फील्ड सेलेक्ट करिए। ई कॉमर्स, कंज्यूमर, इंटरनेट, जैसे मैंने एजुकेशन चूज करा है वैसे ही सब कैटेगरी। एंटिटी का नेचर क्या है, जैसे मैंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में पहले बताया था, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। लीगल नेम क्या है, सेक्टर चूज करना पड़ेगा, उद्योग आधार नंबर और सिन नंबर। आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, इन्वेस्टर्स के लिए आप रजिस्टर कर रहे हैं, इंक्यूबेटर्स के लिए, स्टार्टअप्स, अदर स्टार्टअप्स के लिए, मेंटोर्स के लिए, एक्सेलरेटर्स के लिए, किसको आप पिच करना चाहते हैं, आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है। पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लॉगिन कर सकते हैं।
जब आप लॉगिन करेंगे तो आप रिकग्निशन पेज पे जाएंगे और वहां पर स्टार्टअप रिकग्निशन का फॉर्म ओपन होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टार्टअप रिकग्निशन फॉर्म है। सबसे पहले यहाँ बेसिक डिटेल्स फिल करनी होंगी, यानी कि आपकी एंटिटी का नेचर क्या है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पार्टनरशिप है रजिस्टर्ड या एलएलपी है, वो आपको यहाँ पर डिफाइन करना होगा। उसके बाद इंडस्ट्री का टाइप डिफाइन करना होगा कि आपकी इंडस्ट्री किस चीज से डील कर रही है, क्या नेचर है उसका। फॉर एग्जाम्पल मेरी इंडस्ट्री अगर फूड और बेवरेजेस से डील कर रही है तो मैं वो डालूंगी, अगर मैं कोल्ड स्टोरेज से डील कर रही हूँ तो वो डालूंगी। जिस तरीके का आपकी इंडस्ट्री हो वो आपको यहाँ पर डिफाइन करनी होगी। उसके बाद सेक्टर, यानी कि वो इंडस्ट्री किस सेक्टर के अंतर्गत आती है। जैसे फूड एंड बेवरेजेस की बात करें तो वो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अंतर्गत आती है। ऐसे ही आपको अपनी इंडस्ट्री का सेक्टर डिफाइन करना होगा। कैटेगरीज, मैन्युफैक्चरिंग है, सर्विस सेक्टर में है, ट्रेडिंग में है, वो आपको यहाँ डिफाइन करना होगा। आपको अपनी कंपनी का CIN नंबर, कंपनी इनकॉर्पोरेशन नंबर, जो कि आप जब अपनी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करते हैं तो उसका जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, सर्टिफिकेट है, वहां पर वो जनरेट होता है। अब जो कंपनीज बनती हैं उसमें उसका पैन और टैन भी आ जाता है, तो आपको वहां से मिलेगा। अगर आपकी LLP है तो LLP में भी एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट जनरेट होता है, वो नंबर आपको डालना पड़ेगा। और रजिस्टर्ड पार्टनरशिप में आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। आपकी एंटिटी का नाम क्या है वो यहाँ पर डालना पड़ेगा। फिर इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन डेट की डिटेल, पैन नंबर, और एक स्टेटमेंट है यहाँ, आई सर्टिफाई दैट द एंटिटी वाज नीदर इनकॉर्पोरेटेड रजिस्टर्ड एज अ सब्सिडरी ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन एंटिटी और नॉर इज अ सब्सिडरी ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन एंटिटी। यहाँ पर एक क्लॉज दिया गया है कि आपकी कंपनी किसी भी फॉरेन कंपनी की या इंडियन कंपनी की सब्सिडरी कंपनी नहीं है, उस पर आपको टिक करना होगा। फिर उसके बाद आप सेकेंड में देख रहे हैं कि फुल ऑफिस एड्रेस डालना होगा। आपको यहाँ पर सिटी, स्टेट, पिन कोड, सब डिस्ट्रिक्ट, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कौन है उसकी डिटेल्स यहाँ डालनी पड़ेगी। उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, उस ऑथराइज पर्सन का मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी। फोर्थ कॉलम में आपको डायरेक्टर्स और पार्टनर्स की डिटेल डालनी होगी। आपके मान लीजिए अगर प्राइवेट कंपनी है और 2 डायरेक्टर्स हैं, या अगर LLP है 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हैं या उससे ज्यादा, या पार्टनरशिप में आपके पार्टनर्स 2 या 2 से अधिक हैं, आपको वो यहाँ पर उनकी डिटेल्स फिल करनी होगी। नीचे एक कॉलम वाइज इंडेक्सिंग आ रही है, जैसे ही आप ऊपर नंबर डालेंगे वो इंडेक्सिंग उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। उनका नाम, उनका जेंडर, मोबाइल नंबर, पोस्टल एड्रेस एंड ईमेल आईडी। फर्दर जो इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में करंट कितने एम्प्लॉयज हैं, जिसमें फाउंडर को भी इंक्लूड किया जाता है, कौन सी स्टेज में आपका जो बिजनेस है वो कौन सी स्टेज में है, आइडिएशन कि आपके पास आइडिया है किसी प्रोडक्ट और सर्विस के लिए, वैलिडेशन कि आपने एक MVP यानी कि मिनिमम वायबल प्रोडक्ट तैयार कर लिया है, अर्ली ट्रैक्शन यानी कि आपने कस्टमर या आपने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है, स्केलिंग आपका सस्टेनेबल प्रॉफिट मोड पे बिजनेस आ गया है। फिर उसके बाद आपसे एक सवाल पूछा जाता है कि आपने क्या अपने स्टार्टअप को पहले IPR यानी कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पे अप्लाई किया है। अगर हाँ तो आप यस में क्लिक करिए, नहीं तो नो पे।
अच्छा होता है अगर आपका कोई ऐसा आइडिया है जिसे पेटेंट कराना जरूरी है, कुछ यूनिक है, तो आप पेटेंट कराने के बाद भी स्टार्टअप पे रजिस्टर कर सकते हैं। उससे आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस और तेजी से होता है, और चाहे तो आप उसके बाद भी कर सकते हैं और दोनों साथ साथ में भी हो सकता है। लेकिन जो बेनिफिट्स हैं आईपीआर के, अगर आप रजिस्टर कर लें तो आपको आईपीआर के बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि 80% रिबेट है, अप टू 80% रिबेट है। आपका जो स्टार्टअप है वो कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट, सर्विस, प्रोसेस या किसी एग्जिस्टिंग प्रोसेस के इम्प्रूवमेंट, जिससे एक नया प्रोडक्ट, सर्विस और प्रोसेस फॉर्म हो रहा है, इसमें इंडल्ज है इस बात की श्योरिटी, जो कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में डिस्कस कर चुके हैं। अगर है तो यस, और होना भी चाहिए क्योंकि ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एक पार्ट है। अब यहाँ पर डिटेल में आप देख रहे हैं, टेबल फॉर्म में डिफाइन करना है कि टाइटल इनोवेटिव और इम्प्रूवमेंट, यानी प्रोडक्ट नया बना रहे हैं कुछ, या एग्जिस्टिंग में कुछ इम्प्रूवमेंट करके कुछ नया ला रहे हैं, यही सर्विस के केस में और प्रोसेस के केस में। आपका जो स्टार्टअप मॉडल है वो एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए, जिसमें एम्प्लॉयमेंट और वेल्थ क्रिएशन, ये भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का पार्ट है, ये दोनों शामिल होना चाहिए, तभी आपको स्टार्टअप रिकग्निशन मिल पाएगा। तो आपको ये दो कॉलम्स पे टिक करना होगा। फिर यहाँ पर आपको एक ब्रीफ सबमिट करना पड़ेगा, कुछ सपोर्टिव इसके साथ आप लगा भी सकते हैं कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव कैसे है, उसमें स्केलेबिलिटी की जो हम बात करें, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा आपको यहाँ डिफाइन करना होगा, तभी आपके स्टार्टअप को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। यहाँ जो आइडिया मांगा जा रहा है कि आपको अपना ब्रीफ लिखना है, उस पे ये चीज का ध्यान रखिए कि आप यहाँ पर पूरी अपना बिजनेस मॉडल को सबमिट कर सकें और यूनिकनेस को स्टैब्लिश कर सकें। फिर पूछा जा रहा है कि क्या आपकी स्टार्टअप पहले ही से फंडेड है, अगर है तो यस, नहीं तो नो। स्टार्टअप एक्टिविटीज के बारे में आप मेंशन कर सकते हैं, अगर पहले से उसे कोई अवार्ड या रिकग्निशन प्राप्त है, नहीं तो आप निल करके आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अगर कोई अवार्ड या डॉक्यूमेंट है उसे अपलोड कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसके आपको आंसर इसमें लिखने होंगे, जैसे कि सबसे पहले क्वेश्चन है कि क्या आपका जो स्टार्टअप है कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपका स्टार्टअप उसका ब्रीफ दीजिए। क्यों आपके स्टार्टअप को रिकग्नाइज किया जाए, ऐसी कौन सी समस्याएं का निदान कर रहा है। फिर जो दूसरा क्वेश्चन है कि आपका जो स्टार्टअप है उसका पर्पस क्या है। जो हम प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहे थे ऊपर, वो सेकेंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पर्पस क्या है, क्या उससे सोसाइटी को सोशल कॉज कुछ क्रिएट हो रही है, कुछ बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं। फिर आपका जो सॉल्यूशन है उसकी यूनिकनेस क्या है, क्या यूनिक कर रहा है उसे वो दूसरों से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वेल्थ क्रिएशन की जो बात करी थी, क्या आपका जो मॉडल है वो सस्टेनेबल है, वो रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगा, इसका आपको एक आइडिया देना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस जो हैं मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो जब भी स्टार्टअप के लिए आप जा रहे हो तो पहले इन क्वेश्चंस का आंसर तैयार रखिए। पहले आप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, आपका स्टार्टअप कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, पर्पस क्या है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आपका स्टार्टअप का। आपका जो स्टार्टअप है वो ऐसी क्या यूनिकनेस दे रहा है उस प्रॉब्लम को, ऐसा क्या यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। और आपका स्टार्टअप क्या एक वेल्थ क्रिएशन, रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल है, यानी कि यहाँ पर सोशल और वायबल दोनों आपको डिफाइन करना होगा, क्योंकि कोई भी वेंचर तभी चलता है जब उसकी वायबिलिटी डिफाइंड हो, एसर्टेन हो।
स्टार्टअप को कॉन्सेप्ट ही इसीलिए आया था कि जो नए लोग हैं, जो नए बच्चे हैं, फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन्हें एनकरेज कर सके टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो एम्प्लॉयमेंट की शॉर्टेज है उससे फुलफिल किया जाए और वेल्थ भी क्रिएट की जाए। सेल्फ सर्टिफिकेशन जैसे कि आप देख सकते हैं, एक चीज यहाँ पर मैं आपको क्लियर बता दूं, इन क्वेश्चंस के आंसर करने के बाद एक सेल्फ सर्टिफिकेशन का कॉलम आएगा जहां पर कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, उन्हें पढ़िए, उन्हें इग्नोर मत करिएगा। इसमें बहुत क्लैरिटी से लिखा गया है कि अगर आपका स्टार्टअप जब से वो रजिस्टर्ड हो रहा है स्टार्टअप में, ये क्वेश्चंस आंसर करने के बाद सेल्फ सर्टिफिकेशन का क्लॉज 7 है, जिसे जरूर पढ़िएगा, इग्नोर मत करिएगा। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है सेल्फ सर्टिफिकेशन के लिए, इसमें नोट पे लिखा हुआ है कि अगर आपकी एंटिटी 10 साल इनकॉर्पोरेशन के हो जाते हैं तो वो सीज कर जाता है स्टार्टअप रिकॉग्निशन से, और अगर उसका टर्नओवर उस एंटिटी का किसी भी फाइनेंशियल ईयर से 100 करोड़ रुपीस एग्जीड करता है तो वो जो है स्टार्टअप रिकॉग्निशन से हट जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉज है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं उसे। रिवोकेशन की भी एक कंडीशन दी गई है कि अगर if such recognition is found to have been obtained without uploading the relevant document or false information, तो DPIIT के पास ये राइट रिजर्व है कि वो जो रिकग्निशन सर्टिफिकेट दिया हुआ है एज एन स्टार्टअप और या टैक्स बेनिफिट का जो सर्टिफिकेट है उसे विदाउट एनी प्रायर नोटिस डिसमिस कर सकता है। जब आप आई एक्सेप्ट द टर्म्स एंड कंडीशन में साइन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट जनरेट होगा और जो आपकी एप्लीकेशन है वो DPIIT डिपार्टमेंट में चली जाएगी। इसके बाद आपको इस योजना की टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ उस पर क्लिक कर देना होगा। एक बार टर्म्स एंड कंडीशन जरूर पढ़ लीजिएगा। आवेदन पूरा होने के बाद इसकी जांच होगी और इस प्रोसेस ये जो पूरा प्रोसेस है ये DPIIT को जाएगा और वहां अगर रजिस्ट्रेशन एक्सेप्ट हो जाएगा तो आपको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। अप्रूवल के लिए कभी कभी 7 दिन और कभी कभी उससे ज्यादा भी लग जाता है, तो आपको डिपार्टमेंट द्वारा सूचित किया जाएगा आपकी मेल पे, आपके फोन नंबर पे। ज्यादातर मेल पे आपके सर्टिफिकेट आता है और आप अपने डैशबोर्ड में जाके भी वो सर्टिफिकेट देख सकते हैं अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो आप अपने लॉगिन आईडी और पासवर्ड को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप इस एप्लीकेशन को, क्योंकि ये एप्लीकेशन बहुत डिटेल में है, एक बार में फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ पोर्शन फिल करके इसे सेव कर सकते हैं या फाइनल सबमिट करने से पहले इसे एडिट भी कर सकते हैं। तो आपने जाना आज हमसे कि स्टार्टअप इंडिया में रजिस्ट्रेशन करने का जो प्रोसेस है वो कितना सिंपल है। अगर आपको अपनी एंटिटी की बेसिक डिटेल्स पता है, अगर आप जो उनके बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके पास प्रिपेयर्ड है, तो आप इजीली अपनी एंटिटी को स्टार्टअप रिकॉग्निशन दिला सकते हैं। एक बार आपकी जो एंटिटी है वो स्टार्टअप रिकॉग्नाइज्ड हो गई तो आप स्टार्टअप के बेनिफिट्स ले सकते हैं। साथ ही साथ आप DPIIT को फर्दर टैक्स डिडक्शंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। तो आज IID के द्वारा आपने ये जाना कि स्टार्टअप में रिकॉग्निशन कैसे प्राप्त किया जाता है और स्टार्टअप पोर्टल को समझा। IID से जुड़े रहिए,
हम ऐसे और भी ट्यूटोरियल्स लेके आपके सामने उपस्थित होंगे। आप हमारी वेबसाइट में भी जाके अपने आप को रजिस्टर करके इन ट्यूटोरियल्स को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इनके थ्रू अपने आप को, अपनी एंटिटी को, अपनी बिजनेस को अलग अलग प्लेटफॉर्म में रजिस्ट्रेशन दिला सकते हैं और बेनिफिट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आईआईडी के साथ जुड़ने के लिए और इस ट्यूटोरियल को